सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं कि एक परफेक्ट टाइटल या फिर रिसर्च के लिए जो है एक टाइटल कैसे शॉर्टलिस्ट करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ड्यू सेंट्रल लाइब्रेरी। बड़ा क्वेश्चन हो गया, फिर उसके सब क्वेश्चन हो गए। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, उसके सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू है उनको आप कैटेगराइज कर दें। चीज़ों को उनको कैटेगराइज कर दें कि सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, रेफरेंस देने का भी एक अपना तरीका होता है। आप एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले कि मुझे APA में देना है या फिर MLA में देना है। पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आई एम योर पॉलिटिकल साइंस मेंटोर, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, अगर उसे आप फॉलो करते हैं और उस तरीके से चीज़ों को आप अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करते हैं, तो वो एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल हो सकता है। ऐसा लगेगा कि हाँ, इसे किसी बिगिनर ने नहीं बनाया है, कुछ भी बाकायदा इसने रिसर्च करके बहुत अच्छे से चीज़ों को देख कर, सोच कर, समझ कर जो है वो इसको बनाया है और प्रिपेयर किया है। वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो जो उनके सामने वो रिसर्च प्रपोजल सामने आएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो लड़का है वो रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसने चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं कि एक परफेक्ट टाइटल या फिर रिसर्च के लिए जो है एक टाइटल कैसे शॉर्टलिस्ट करें, एक बढ़िया सा अट्रैक्टिव टाइटल कैसे बनाएं अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए। तो टॉपिक सिलेक्शन या टाइटल की बात करें या टॉपिक की बात करें तो ये बहुत डिबेट का मामला है। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक आपको बता दिया तो उसे आप ले जाएं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरे रिसर्च के लिए जो मेरा आइडिया है या फिर मेरा जो टॉपिक है वो मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करूँ। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मैं अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए टाइटल कैसे बनाऊँ या फिर कैसे टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करूं PhD के लिए। तो देखिए, आपको ये खुद पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा रहा है। आपने BA में कौन कौन से पेपर पढ़े हैं, MA में आपने कौन कौन से पेपर पढ़े हैं, उसके बाद आपके अंदर से क्या मन करता है, किस टॉपिक या फिर किस सब्जेक्ट में आपको जाने का मन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में आपने BA में भी बहुत सारे पेपर पढ़े होंगे, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा, फॉरेन पॉलिसी पढ़ा होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ी होगी। तो ये सारे टॉपिक जो हैं या फिर इसको सब्जेक्ट बोले, पेपर बोले, ये सब आपने लिया होगा। इसी तरीके से MA में जब आपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से अगर आप MA किए हैं तो उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स कल्चर इन इंडिया आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपने पढ़ा होगा, हिंदू नेशनलिज्म आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे पेपर आपको जो है वो 4 सेमेस्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद अब आपको ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट इन सब में किस में है और मैं किस पेपर में सबसे ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने में अब मुझे अच्छा लगता है, या किस में मेरा जो ज़्यादा मन करता है डिबेट करने के लिए, या किस टॉपिक को मैं बिना किसी बोरियत के बहुत टाइम तक जो है वो पढ़ सकता हूँ। क्योंकि रिसर्च का जो मामला है वो कोई ऐसा नहीं कि 1 सेमेस्टर 6 महीने तक चलेगा। ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, आपको अपने रिसर्च के लिए जाना जाएगा। तो ऐसा टॉपिक चुनें जिसके लिए आप तैयार हों पूरी तरीके से, और वो 3-4 साल 5 साल जो है वो आगे आप उसको कंटिन्यू कर सके। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट को भी मैंने देखा है कि वो PhD में इनरोल हो जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। वो कहते हैं कि मैंने क्या ही चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, और फिर वो ड्रॉप कर जाते हैं, वो PhD ही अपना छोड़ दी है। तो ऐसे भी सिचुएशन मैंने देखा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको आपको देखना है। उसके बाद आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इंटरेस्ट है और आप जो है इसके ऊपर एक टॉपिक बनाना चाहते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहला आपका रेलेवेंस देखना है कि जो टॉपिक मैंने लिया है उसका क्या रेलेवेंस है, पहला ये। और दूसरा ये आपको देखना है कि जो टॉपिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या जो टाइटल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या 4 साल 5 साल तक कंटिन्यू होने वाला टॉपिक है या नहीं है, या फिर जिस टॉपिक को मैंने बनाया है
वो 3-4 साल तक आगे कंटिन्यू रह सकता है या नहीं। अगर ये चीज़ें हैं परफेक्ट कि आपका इंटरेस्ट एक तो है, उसके बाद वो टॉपिक जो आपने लिया है वो रेलेवेंस भी है उसका, और उसका टाइमिंग यानी 4 से 5 साल तक उस पर काम किया जा सकता है, फिर जो है वो आप इसको एक टाइटल के रूप में ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको लिखे कैसे, टाइटल को बनाए कैसे। तो जाहिर सी बात है, अब इसके लिए आपने कभी रिसर्च प्रपोजल अगर देखा नहीं है, या फिर आप टाइटल कैसे हैं उनको नहीं देखा है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि अब आप इसको अट्रैक्टिव तरीके से रिसर्च प्रपोजल में कैसे ऐड करें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे सार्क पर करना चाहते हैं तो ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल के सार्क लिख दिया, या फिर आप जो है WTO पे करना चाहते हैं तो आपने जो है WTO लिख दिया, या किसी इंडियन थिंकर पे आप काम करना चाहते हैं तो उसका नाम ऊपर लिख दिया खाली। नहीं, आपको एक तरीके से, एक इसका तरीका होता है टाइटल लिखने का, उस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ता है। अब ये तरीका कैसे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपने कलीग से किसी से मांगेंगे रिसर्च प्रपोजल तो आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराता है ये चीज़, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला होता है ऐसा। अब सवाल ये आता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए टाइटल को कैसे बना सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, टाइटल बनाने के लिए आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के टाइटल जो है वो रिसर्च प्रपोजल में बनाए जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको टाइटल बनाने के लिए मैंने पहले तो आपको बता दिया कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर रेलेवेंस चेक करना है और टाइमिंग चेक करनी है कि ये टॉपिक कितने टाइम तक मैं इसको चला सकता हूँ। अब टाइटल को कैसे लिखना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ड्यू के अंदर जो जितने भी PhD के लिए जो टॉपिक हैं वो सेलेक्ट हुए हैं या शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर जो इनरोल हैं, उनको आपको चेक करना है कि उन लोगों ने टाइटल को कैसे लिखा था। या फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन, एग्जाम्पल के लिए आपने इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक लिया है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो किस टाइप से टाइटल को लिखा जाता है या किस टाइप से लोगों ने, मेरे सीनियर ने कैसे लिखा है, उसको आप चेक करें। फिर उसको चेक करने के बाद जो है वो उसी तरीके से आप भी जो है वो अपना टाइटल अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करें। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से मुझे मिलेगा या फिर कैसे मैं इस चीज़ को चेक कर सकता हूँ कि एक परफेक्ट टाइटल बनाने के लिए इन चीज़ों को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला, या तो आप शोध गंगा पर विजिट कर सकते हैं। शोध गंगा पर जाइए और वहाँ पर आप जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स जस्ट सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको जो है थीसिस मिल जाएंगे कि कैसे थीसिस के अंदर लोगों ने अपना टाइटल मेंशन किया है, उसको आप देखिए। और आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी थीसिस आपको मिलते हैं उनके नाम आप जो है वहाँ पर लिखते चले जाइए एक कॉपी के अंदर अपने टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद जो है आप अपना टॉपिक और उस टॉपिक को देखिए, दोनों में क्या सिमिलरिटी नज़र आती है और कैसे उस कैंडिडेट ने अपना जो टॉपिक है उसको बनाया है। उसी के बेसिस पर जो है वो आपको अपना टॉपिक, नया टॉपिक जो है वो बनाना है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो PhD इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि ड्यू के अंदर जो है वो किस तरीके के टॉपिक सेलेक्ट किए जा रहे हैं, आज से 3-4 साल पहले के जो डेटा है उसको आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके के जो है वो है टॉपिक डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो अब जो है ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो सबसे पहली बात, अगर आप डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हैं तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी सीधे जाइए और सेंट्रल लाइब्रेरी में 2nd फ्लोर पर आप चले जाइए जहाँ पर लाइब्रेरी है। वहाँ पर PhD के सारे थीसिस रखे हुए हैं, उनको आप फिजिकली देख सकते हैं जाके। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप स्टूडेंट हैं तो ही वहाँ पर जा सकते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। आप जो है बस सिर्फ अपना डिटेल्ड लेके जाइए थोड़ा बहुत कि हाँ मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ और अब मैं जो है यहाँ पर PhD के लिए मैंने फॉर्म भरा है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखना है, थीसिस को जो है मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वो चले जाइए, वो आप देख लीजिए अगर पॉसिबल हो सकता है तो। या फिर आप वहीं पे जो लाइब्रेरियन होते हैं उनको आप अगर ये चीज़ कहेंगे कि आज से 1 साल 2 साल पुराने जितने भी टॉपिक सेलेक्ट हुए हैं PhD के लिए, उनका मुझे लिस्ट चाहिए पूरा, तो वो जस्ट आपको WhatsApp पे या फिर ईमेल कर देंगे। आप उनको बोलेंगे तो। मैंने अपने केसेस में यही चीज़ किया था, तो उन्होंने जो है मुझे पूरा पॉलिटिकल साइंस का जितना भी मैंने 3 साल का डेटा मांगा था कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने जस्ट मुझे ईमेल कर दिया था। पर
अगर आप ये भी नहीं कर सकते, अब ये भी ये डिपेंड करता है कि आप जो हैं दिल्ली में विज़िट नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, तो उनके लिए जो है आप जो है ऑनलाइन अपने घर से ही बैठकर इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ड्यू सेंट्रल लाइब्रेरी। और इसके अंदर आपको जो है सबसे पहला लिंक इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो है आर्ट्स लाइब्रेरी पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी थीसिस एंड डिजिटेशन। अब यहाँ पर जो है वो आपको ईयर वाइज 2006 से लेकर 2025 तक जितने भी पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुए हैं टॉपिक्स, उनकी डिटेल, उनकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे 2024 पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो है ये यहाँ मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि क्या है क्या नहीं है। उस अपने हिसाब से आप जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उसकी थीसिस कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर टॉपिक जो सिलेक्ट हुआ है वो उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, तो इस पर मैंने क्लिक किया और ऑटोमेटिक यहाँ पर वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, अब ये वो टॉपिक हैं जो कि 2024 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। किसके अंदर? पीएचडी के अंदर। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जितने भी टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं इन टॉपिक को शॉर्टलिस्ट करना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन के हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन से जितने भी टॉपिक सेलेक्ट हुए हैं पिछले 2-3 साल, उन सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड करो और उसके अंदर से भी टॉपिक्स को निकाल कर एक अलग पेपर पे आप लिखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आईआर के अंदर कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, उनको आप लिखिए और फिर आप जो है उसी के बेसिस पर जो है अपना जो टॉपिक है उसे आप प्रिपेयर करिए। तो ये एक स्मूथ प्रोसेस होता है कि जिस तरीके से आप अपने पीएचडी के लिए जो है वो टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं और टॉपिक को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। टॉपिक कैसे आपको सिलेक्ट करना है ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, कि अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। अब इंट्रोडक्शन में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो एक पूरा ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि आपका रिसर्च प्रपोजल का इंट्रोडक्शन होता है कि एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है वो आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। सबसे पहला कि व्हाट, आप करना क्या चाहते हैं, फिर हाउ, आप कैसे करना चाहते हैं, और व्हाई, आप क्यों करना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब जो है वो इस क्वेश्चंस के जवाब के अकॉर्डिंग आपको जो है वो अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करना होता है कि आप हल्का सा अपने टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए, उसका रेलेवेंस बताइए, फिर आपने इसको क्यों लिया उसको आप बताइए, फिर आप इसमें क्या करना चाहते हैं वो बताइए, फिर आप इसके अंदर करेंगे क्या, या फिर इसको आप कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसको आप बताइए। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए भी आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। जो आपने अभी लिस्ट डाउनलोड करी है, जो पूरी पीडीएफ आपने डाउनलोड करी है, आप उनकी थीसिस को पढ़िए, उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है। बाकी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखा था, उसको आप पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक के लिए इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप किस तरीके के ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके से होते हैं, या तो आप रिसर्च क्वेश्चंस बना लीजिए, आप अपने रिसर्च के लिए उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना सकते हैं कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रॉब्लम के रूप में, और इनका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, इनके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। और दूसरा, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं, आप जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट जो है वो
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए और बिल्कुल एकदम पढ़ते ही एक कैंडिडेट के समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये कैंडिडेट करना क्या चाहता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्लियर होने चाहिए। अब ये होता है कि ये पॉइंट वाइज हो सकता है कि एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, फिर उसके सब क्वेश्चन हो गए, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव उसके सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस पे भी इंटरव्यू में जो है वो सवाल पूछा जाता है, तो अपने हाइपोथेसिस एकदम क्लियर रखिए। आपको पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आप जिस किसी भी हाइपोथेसिस का यूज़ अपने रिसर्च प्रपोजल में कर रहे हैं उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जो है वो 2 से 3 हाइपोथेसिस जो है वो अपने रिसर्च प्रपोजल में जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हर हाइपोथेसिस आपको नहीं डालना, हर टाइप के हाइपोथेसिस, बस आप कोशिश करिए कि 2 या 3 हाइपोथेसिस आपके होने चाहिए और एकदम क्लियर होने चाहिए कि वो हाइपोथेसिस आपसे पूछेंगे कि आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया है, तो आप बिल्कुल आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि मैंने ये हाइपोथेसिस है। और अब लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर कैसे आप लिटरेचर रिव्यू को जो है वो लिख सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू को 2 तरीके से, मतलब लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे भी आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन जो ड्यू के अंदर मैंने जो देखा है वो 2 तरीके से सारे कैंडिडेट लिखते हैं। सबसे पहला वो कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने मान लीजिए कोई किताब पढ़ी, जैसे ग्रैन्युअल ऑस्टिन की आपने किताब पढ़ी, तो क्या इसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसका नाम आप सबसे पहले लिख दिए कि ग्रैन्युअल ऑस्टिन और ब्रैकेट में जिस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई है उसका आप नाम लिख दिए, और फिर जो है उस पूरी बुक का नाम आप लिखे, और फिर उस किताब के अंदर आपको क्या कुछ नज़र आया, क्या आपने रिव्यू किया, क्या आपने पढ़ा, क्या समझ में आया, उसको एक पैराग्राफ में लिख दिया। फिर सेकंड आ गए, सेकंड किताब आपने पढ़ी, उस ऑथर का नाम, ब्रैकेट में कब पब्लिश हुई वो, और उस बुक का नाम, फिर उसको पैराग्राफ पूरा एक लिख दिए। इस तरीके से एक तो लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में जो स्टूडेंट हैं वो अपना रिव्यू करते हैं लिटरेचर रिव्यू को। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जहाँ पर आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है। ये काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा मुझे, और मैंने जब दोबारा से रिसर्च प्रपोजल को मॉडिफाई किया था तो उसके अंदर मैंने इस मेथड को यूज़ किया। उसमें क्या होता है कि आप जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू है उनको आप कैटेगराइज कर दें, चीज़ों को उनको कैटेगराइज कर दें कि सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने ऊपर एक हेडिंग दी, वो लिखा। उसके बाद आप जो है वो पूरा ब्रीफ एक जो है वो पैराग्राफ आप लिखिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मान लीजिए कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और आपने, जैसे हम एग्जाम्पल के लेके चलते हैं कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जाम्पल लिया था कि आप जो है इससे हैं और इससे आपने टॉपिक लिया, आप इंटरनेशनल रिलेशन पर ही आपने बुक पढ़ी, मान लीजिए वीएन खन्ना की बुक आपने पढ़ी इंटरनेशनल रिलेशन की, और उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट आपने उसके अंदर पढ़ा, तो आप वीएन खन्ना से मान लीजिए कुछ चीज़ें आपने ली है वो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो उसको आप लिखेंगे, और जहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पोर्शन ख़त्म हो रहा है तो वहीं पर आप जो है खन्ना और बुक का नाम मेंशन कर दीजिए, साइटेशन जिसको कहते हैं कि साइटेशन दे दीजिए। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही जुड़ा हुआ कोई दूसरी किताब आप पढ़ते हैं उसको आप लिए, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो पोर्शन है उसके अंदर उसको आप वहीं से स्टार्ट कर देना है, और जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वहीं पर एंड करना है, और फिर साइटेशन दे देना है वहाँ पर कि पर्टिकुलर इस चीज़ से मैंने लिखा है। फिर तीसरी किताब अगर आप पढ़े हैं, या आर्टिकल आपने पढ़ा है, या कुछ भी आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर से रिलेटेड अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कोई पोर्शन आप ऐड कर रहे हैं तो उसको आप वहाँ पर ऐड करिए, और वहाँ पर उसको साइटेशन दे दीजिए प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड लिटरेचर मतलब आपने रिव्यू किया उसका पोर्शन उठाइए और एक पैराग्राफ में मेंशन कर दीजिए और साइटेशन देते हुए चले जाइए। अब नया टॉपिक मतलब कि नया हेडिंग आप डालिए कि उससे रिलेटेड जो भी आपका है उस हेडिंग को डालिए, और जितना कंटेंट आपको अलग अलग उसमें मिल रहा है उसको आप वहाँ पर मेंशन कीजिए और उसको साइटेशन कहते हुए चले जाइए। फिर नया हेडिंग, ऐसे ही करते करते आप अपने टॉपिक का जो पूरा डिबेट है उसको आप कवर कर लेंगे।
ये जो तरीका है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीका है कि इसके अंदर एक ही पैराग्राफ में जो है वो आप बहुत सारे लिटरेचर को मेंशन कर देते हैं और एक पूरी डिबेट आपको नज़र आएगी इसके अंदर कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड इन थिंकरों के बीच में या फिर जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं या फिर अब तक का जो पूरा एक जर्नी रहा है मेरे टॉपिक से रिलेटेड, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, ये पूरा ब्रीफली समझ में आ जाता है उस लिटरेचर रिव्यू के पोर्शन को पढ़ने से ही। तो ये तरीका बेस्ट होता है। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च मैथोलॉजी की बात करते हैं। रिसर्च मैथोलॉजी में मैं देखता हूँ कि बहुत ही बेसिक चीज़ें लिख देती हैं कि मैं ये यूज़ करूँगा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और इसके लिए मैं ये चीज़ करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिसर्च मैथोलॉजी का भी पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे अपना रिसर्च कंडक्ट करना है। पूरी पॉपुलेशन पैरामीटर आपके पास होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पैरामीटर आपके पास होना चाहिए, पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए कि मुझे कहाँ से कितने पॉपुलेशन को टारगेट करना है। मुझे फील्ड में उतरना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करना है, कौन कौन से रिसर्च एथिक्स को मुझे फॉलो करना है, उन सब की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। और उसका एक ब्रीफ जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है वो तक आपको रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर मेंशन करनी होगी। इससे पढ़ने वाले को ये लगता है कि हाँ भाई, इसके पास पूरा रोड मैप है अपने इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। अगला बात करते हैं हम रेफरेंस की। तो रेफरेंस में देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है या कुछ भी आपने बुक, आर्टिकल, जर्नल पढ़े हैं तो उनके नाम आपको सीधा मेंशन कर देना। नहीं, रेफरेंस देने का भी एक अपना तरीका होता है। आप एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले कि मुझे APA में देना है या फिर MLA में देना है। APA, MLA किसी एक फॉर्मेट में जो है वो आपको सारे रेफरेंस आपको देना है। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन रेफरेंस जो है वो आपको लिखना होता है ऊपर कि रेफरेंस है। अब रेफरेंस को भी आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी वाइज इसको मेंशन करना है। जैसे रेफरेंस आपने लिखा, फिर उसके बाद आप इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आप लिखिए जर्नल आर्टिकल्स, और उसके बाद जितने भी आपने जर्नल और आर्टिकल्स पढ़े हैं उसको आप APA या MLA किसी एक फॉर्मेट में जो है वो आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद बुक और चैप्टर्स, ये हेडिंग डालिए, और जितने भी आपने बुक या चैप्टर्स आपने लिखा है उसको आप इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अदर सोर्सेस ये डालिए, और उसके अंदर जितना भी आपने इन सब के अलावा चीज़ों को रिव्यू किया है उसको वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल के लिए एक फॉर्मेट बना सकते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप अपना हेडिंग, सब हेडिंग और इनका जो फॉन्ट साइज है इस पर आप बहुत परफेक्ट से ध्यान दीजिए। कि मान लीजिए आपने कोई हेडिंग जो है वो आपने 16 का रखा है, 16 इसका जो फॉन्ट साइज है वो है, तो आप अपने सब हेडिंग को जो है वो 14 रखिए। यानी कि अपने हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में आपको डिफरेंस नज़र आए। और आपका बॉडी जो है वो उसका फॉन्ट साइज अगर आपने 14 जो है वो आपका सब हेडिंग है और 16 आपका जो है मेन हेडिंग है, तो आपकी बॉडी जो है वो आपकी 13 या फिर 12 होनी चाहिए। ठीक, इसे देखने में जो बहुत ठीक लगे उस हिसाब से आपको देखना है। और इसी पर आपको हेडिंग, सब हेडिंग जितना भी आपके रिसर्च प्रपोजल में है उन सबको एक ही फॉर्मेट में रखना है। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप देवनागरी जो लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं इसको, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपना जो फ़ॉन्ट है वो मंगल रख सकते हैं। इवन जो ड्यू का जो रिसर्च प्रपोजल का गाइडलाइन है उसके अंदर आपको ब्रीफ सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए। तो वहाँ पर भी इस फ़ॉन्ट को मांगा जाता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को जो है वो मंगल जो है उसी में आप इसको रखें। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने इस रिसर्च प्रपोजल को जो है वो देवनागरी या फिर मंगल फ़ॉन्ट में ही रख सकते हैं।